हेलो, आज मैं बताने वाली हूँ कि अगर आपको सी लैंग्वेज सीखनी है तो आपको कौन सी बुक से पढ़ाई करनी चाहिए। जैसे कि आप लेटर सी लिखेंगे यहाँ पर, गूगल पे जाके लेटर सी लिखेंगे तो इसमें बहुत सारे वर्ज़न आएंगे, तो आप खोल कर देख सकते हैं कि कौन सा वर्ज़न सबसे सही है। एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर 5th एडिशन का PDF बुक डाउनलोड किया हुआ है, तो अब मैं आपको ये शुरू से दिखा रही हूँ। ये लेटर सी नाम से 5th एडिशन में मैंने यशवंत के नाम से एक बुक खोली हुई है। लेटेस्ट सी की मेरे को सारी बुक सी की बहुत अच्छी लगी है। आप इनमें से कोई भी बुक देख सकते हैं। इसमें फर्स्ट जो है, इसमें व्हाट इज़ सी, गेटिंग स्टार्टेड विद सी, कैरेक्टर स्टेट, कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट टाइप्स, रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंटीजर कॉन्स्टेंट्स, रूल फॉर कंस्ट्रक्टिंग रियल कॉन्स्टेंट्स, कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स, कंस्ट्रक्टिंग रियल नेम्स, सी कीवर्ड्स जो 32 होते हैं। उसके बाद इसमें प्रोग्राम, जैसे फर्स्ट इसमें इंटरेस्ट का एक एग्जांपल दिया हुआ है। उसके बाद कंपाइलेशन, एग्जीक्यूशन, रिसीविंग इनपुट, सी इंस्ट्रक्शंस, टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन, अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन, इंटीजर फ्लोट कन्वर्शन, सब बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। आप कोई भी लेटर सी की कोई भी बुक देख लीजिए। और जो ये इसमें नेस्टेड फार्मूलाज हैं, ये भी बहुत अच्छे से समझाए हुए हैं। ये इफ़ स्टेटमेंट का मतलब है कि हमने एक कंडीशन दी है। इफ़ एल्स का मतलब है अगर या तो ये होगा नहीं तो ये होगा। और इफ़ एल्स के बाद भी उसमें अगर कई बार ऐसा होता है कि हमें जैसे कि बच्चे के स्कूल के रिज़ल्ट आते हैं, तो एक हम स्कूल का जो रिज़ल्ट देखते हैं उसमें एक बार ये होता है कि एक बच्चा इंग्लिश में पास है, फिर हिंदी में भी पास होना चाहिए, इंग्लिश में भी होना चाहिए, मैथ में भी, साइंस में भी, कंप्यूटर में भी। तो कंडीशन के अंदर कंडीशन होती है, तो उसमें हम नेस्टेड इफ़ लगाते हैं। तो फॉर्म्स ऑफ इफ़ में एल्स इफ वगैरह भी है इसमें। तो ये सब कुछ आप आराम से बैठ कर देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। उसके बाद इसमें लूप भी दिए हुए हैं, जैसे हम I++ लूप लगाते हैं, वो सब भी इसमें है। नेस्टेड लूप भी है, फॉर लूप भी है, ब्रेक स्टेटमेंट है, कंटिन्यू स्टेटमेंट है, डू वाइल लूप है। बहुत अच्छे से सब कुछ दिया हुआ है। तो आप इस तरीके से लेटर सी की नाम की बुक से सारे सी लैंग्वेज आराम से बैठकर सीख सकते हैं। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। अब यहाँ से ये फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो गया है, जिसमें सी की इंट्रोडक्शन है। उसके बाद कंपाइलेशन, एग्जीक्यूशन, फर्स्ट सी प्रोग्राम, सब कुछ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये जो सी प्रोग्राम है, अब यहाँ पर इन्होंने समझाया कि स्टेप्स इन लर्निंग इंग्लिश। जब हम कोई इंग्लिश लैंग्वेज सीखते हैं, मान लीजिए हमने इंग्लिश सीखी, उसमें हम सबसे पहले ABC सीखेंगे, अल्फ़ाबेट, उसमें फिर AT एट BT एट, तो ये सब वर्ड सीखते हैं। उसके बाद वर्ड से सेंटेंस की, आई एम अ गर्ल या आई एम अ बॉय, उससे फिर कई लाइन्स बनती हैं, तो सेंटेंसेस की तब पैराग्राफ बन जाता है। इसी तरीके से सी लैंग्वेज में पहले हम अल्फ़ाबेट सीखते हैं, डिजिट सीखते हैं, स्पेशल सिंबल सीखते हैं। उसके बाद कांस्टेंट वेरिएबल कीवर्ड सीखते हैं। उसके बाद इंस्ट्रक्शन देते हैं, जैसे कि हम प्रोग्राम में printf, scanf, और उसके बाद हमारा प्रोग्राम रन हो जाता है। तो इस तरीके से सी लैंग्वेज को स्टेप बाय स्टेप सिखाया हुआ है यहाँ पे। उसके बाद हमारे अल्फ़ाबेट ABC होते हैं, डिजिट्स 0 1 2 होते हैं, सिंबल्स में बहुत सारे जो कीबोर्ड पे ABC और 1 2 को छोड़ के जो भी होते हैं वो सब सिंबल होते हैं। तो एक मज़ेदार बात है यहाँ पर कि जैसे हम हर जगह नॉर्मल ब्रैकेट लगाते थे, लेकिन सी लैंग्वेज में ये ग्रेटर देन, लेस देन लगाते ज़्यादातर जगह। तो शुरू में मैं यही कर देती थी कि नॉर्मल ब्रैकेट लगाती थी। आप ऐसे मत करना, ध्यान से करना। उसके बाद है कि आपको जब x की वैल्यू यहाँ पे 3 देते हैं, तो हम मैथ में क्या करते हैं, x को हम 3 मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पर ये नहीं है। यहाँ पे एक x नाम का बॉक्स होगा जिसमें 3 जाके लिख जाएगा, सिर्फ इतना है। x = 3 का मतलब है कि x नाम के बॉक्स में, x नाम के कंटेनर में यहाँ पे 3 लिख जाएगा। उसके बाद है टाइप ऑफ सी कॉन्स्टेंट्स। टाइप ऑफ सी कॉन्स्टेंट में हमारे पास प्राइमरी कॉन्स्टेंट्स होते हैं, सेकेंडरी कॉन्स्टेंट्स होते हैं। अब
प्राइमरी में हमारे इंटीजर रियल कांस्टेंट और कैरेक्टर कांस्टेंट होते हैं, और सेकेंडरी में एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन और इनम ये सब होते हैं। इंटीजर कांस्टेंट की जो एक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि इंटीजर कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है। -32768 से लेकर 32767 तक जितने भी नंबर होते हैं वो सब हमारी इंटीजर कांस्टेंट की रेंज होती है। और जो कांस्टेंट कैरेक्टर कांस्टेंट होता है उसमें सिर्फ एक ही डिजिट लिख सकते हो। अगर आपने मान लो प्रोग्राम दे दिया, उसमें आपने मान लो कि मोनिका या अंकित कुछ भी लिख दिया, मान लो पूरा अंकित लिख दिया, लेकिन जब आप कैरेक्टर कांस्टेंट वाला प्रोग्राम रन करोगे तो उस अंकित का ए और मोनिका का एम ही आंसर में दिखाएगा, वो पूरा आगे के अक्षर गायब कर देगा। तो कैरेक्टर कांस्टेंट का मतलब है कि इसकी लेंथ, मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ कैरेक्टर कांस्टेंट कैन बी 1 कैरेक्टर, ओनली 1। कैरेक्टर कांस्टेंट का मतलब ही है कि सिंगल कैरेक्टर। अगर आपको एक से ज़्यादा देने हैं तो आप स्ट्रिंग प्रोग्राम चला सकते हैं, वहाँ पे स्ट्रिंग लिखना कैरेक्टर की जगह पे। अब यहाँ पर इन्होंने सिंपल इंटरेस्ट निकाला, जो मैंने आपको जब हम इसकी गाइड देख रहे थे उसमें भी बताया था कि यहाँ पर हम इंटरेस्ट लिखेंगे, फ्लोट लिखेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट देंगे, यहाँ पर एन देंगे और रेट देंगे। उसके बाद PNR जो हमारा होता है फॉर्मूला वो लगाएंगे और प्रिंट एफ करेंगे। यहाँ पर हमारा फ्लोट से आंसर आएगा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर हमारा 8.5 है, ये फ्लोट है, तो आंसर हमें प्रिंट एफ में फ्लोट से निकालना पड़ेगा। फ्लोट का मतलब है डेसिमल नंबर यहाँ पर। अब यहाँ पर इन्होंने प्रिंट एफ सिंपल इंटरेस्ट करा है। उसके बाद ये जो डी दिया हुआ है, ये नॉर्मली हम ज़्यादातर फंक्शन में यही देते हैं, या तो हम डी देते हैं या एफ़ देते हैं फ्लोट के लिए और डी नॉर्मल डिजिट के लिए, और उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट, उसके बाद प्रिंट। तो आउटपुट हमारा क्या आएगा, प्रिंसिपल और रेट। तो सारा इनपुट आउटपुट सब बताया इन्होंने, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इन्होंने जब प्रोग्राम दिया था उसमें ये प्रिंट एफ में यहाँ पर फ्लोट दिया हुआ है ना, तो इसलिए जो यहाँ पे देंगे वही हमारा आउटपुट होएगा। प्रिंट एफ के आगे या काउट के आगे जो लिखा होता है वही आउटपुट होता है। अब यहाँ पे है डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस। डिक्लेरेशन का मतलब है कि हमें डिक्लेयर करना पड़ता है कि प्रोग्राम में क्या क्या यूज़ हो रहा है। जैसे यूज़ टू डिक्लेयर द टाइप्स ऑफ वेरिएबल बीइंग यूज्ड इन दिस प्रोग्राम, any variable used in the program must be declared before using it in this any statement. The type declaration statement is written at the beginning of main function. मेन फंक्शन के बिगिनिंग में हमें यह लिखना पड़ता है। जैसे अगर आप कोई इंटीजर यूज़ कर रहे हो, जैसे अब यहाँ पे फ्लोट में आप रुपीज़ और ग्रोसर लिख रहे हो, कैरेक्टर में नेम और कोड लिख रहे हो, तो ये सब हमें प्रोग्राम में बताना पड़ता है। जैसे यहाँ पे इंट आई इन्होंने दिया, आई की वैल्यू 10 है, जे की वैल्यू 25 है, फ्लोट ए इज इक्वल टू 1.5, बी इज इक्वल टू 1.99 प्लस 2.4 मल्टीप्लाई 1.44। तो ये सब फ्लोट है और ये सब इंटीजर हैं, ये इन्होंने यहाँ पर पहले ही डिक्लेयर कर दिया है। तो इस तरीके से आपको इंट मतलब किसी लैंग्वेज में इंट और फ्लोट बताने ही पड़ेंगे। अगर आप नहीं बताएंगे तो प्रोग्राम को क्या पता कि आप क्या यूज़ करने वाले हो। तो सी लैंग्वेज में हमें पहले क्लियर करना पड़ता है कि आप इंटीजर नंबर ले रहे हो या फिर फ्लोट नंबर ले रहे हो। तो ये सब इसका
डिक्लेरेशन कहलाता है कि आपको बताना है सबसे पहले कि आप क्या ले रहे हो। उसके बाद यहाँ पर है हमारा ये वाले साइन होते हैं, जो ये स्टार है इसको मल्टीप्लाई के लिए यूज़ करते हैं, स्लैश डिवाइड के लिए, और ये माइनस और ये प्लस, ये अरिथमेटिक ऑपरेटर है। इक्वल टू इज़ द असाइनमेंट ऑपरेटर, इक्वल टू जो है असाइनमेंट ऑपरेटर है। 2, 5 एंड 3, 2, 0, 0 आर इंटीजर कॉन्स्टेंट्स, 3.2 एंड 0, 0 ये रियल कॉन्स्टेंट है। AD इज़ एन इंटीजर वेरिएबल, कोड डेटा अल्फ़ा बीटा गामा आर रियल वेरिएबल्स। तो ये सब आपको खुद से पता होना चाहिए कि क्या क्या हो रहा है। तो आपको ये सब पता करने के लिए सिंपल मैथ, बेसिक मैथ तो ज़रूर ही आना चाहिए सी लैंग्वेज के लिए। और जब हम किसी भी चीज़ की एवरेज निकालते हैं तो आपके पास कितने भी नंबर हो, 3, 4, 5, 6, जैसे बच्चों के स्कूल में अगर 3 सब्जेक्ट होते हैं तो 3 सब्जेक्ट के जो उनके नंबर रिसीविंग मार्क्स होते हैं उनको टोटल करके हम 3 से डिवाइड करते हैं। जिनके 4 होते हैं उनको 4 का टोटल करके 4 से डिवाइड करेंगे, 5 होंगे तो 5 से। तो ये एवरेज का फॉर्मूला है। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पर एक बात और है कि अगर आपको इंटीजर में आप क्वेश्चन कर रहे हो और 5/2 करोगे तो आंसर में आपको सिर्फ 2 मिलेगा, लेकिन अगर आप इसको फ्लोट कर दोगे तो आंसर में 2.5 मिलेगा। तो ये फ़र्क होता है इंटीजर और फ्लोट का, इसीलिए यहाँ पर ऐसे दिखा है 5/2 इज इक्वल टू रिजल्ट 2, क्योंकि ये इंटीजर दिया ऊपर क्वेश्चन में, ये इंटीजर है। लेकिन जब हम आगे जाके फ्लोट करेंगे तो यही आंसर 2.5 हो जाएगा। तो अगर आपको सही से डेसिमल में आंसर चाहिए तो आप फ्लोट करेंगे। जैसे यहाँ पर 2/9 है, 2/9 को 0.0 करा इन्होंने और यहाँ पर 0.2222। तो इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने फ्लोट वैल्यू कर दी है, यहाँ पर सिर्फ ऊपर 2 लिखा है, इधर ऊपर सिर्फ 2 लिखा है, लेकिन इधर 2.0 लिखा है। जब तक आप कंप्यूटर को नहीं बताओगे कि हमें डेसिमल में आंसर चाहिए, वो नहीं देगा। तो अगर आपको डेसिमल में आंसर चाहिए तो आपको प्रोग्रामिंग में 2.0 लिखना पड़ेगा। जिस नंबर में आप डेसिमल दोगे उसी में ही आंसर डेसिमल में मिलेगा। फ्लोट का इतना ही फंडा है। तो इसमें 3 ही हमारी प्रायोरिटी होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट प्रायोरिटी होती है मल्टीप्लाई, डिवाइड या परसेंटेज, जिसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और मॉड्यूलर डिवीज़न। परसेंटेज को सी लैंग्वेज में मॉड्यूलर डिवीज़न बोलते हैं। और सेकंड होता है प्लस माइनस, जिसको हम एडिशन सब्ट्रैक्शन बोलते हैं। और थर्ड होता है इक्वल टू, जिसको हम असाइनमेंट बोलते हैं। इसमें 3 ही ऑपरेशन होते हैं यही। उसके बाद आ गया हमारा जब हम बेसिक अलजेब्रा करते थे तो हम उसमें 3x2 लिखते थे, लेकिन यहाँ पे कंप्यूटर पे हम क्या लिखेंगे, 3*x। तो इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। और जब हम ब्रैकेट और ब्रैकेट के बीच में कोई स्टार नहीं लगाते थे, लेकिन हम सी एक्सप्रेशन करेंगे तो हम उसमें स्टार दे देंगे। और बाकी तो सब जनरल है। जो ऐसा ही होता है सिंपल इंटरेस्ट, हम इसको IS बोले तो इंटरेस्ट सिंपल, या जो हमारा मंथली इंटरेस्ट होता है या ईयरली इंटरेस्ट होता है हम उसको सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। तो इसलिए इसको ऐसा ही लिखा है सिंपल इंटरेस्ट। उसमें एक प्रिंसिपल अमाउंट होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है और नंबर ऑफ़ ईयर्स होते हैं। तो नंबर ऑफ़ ईयर्स मल्टीप्लाई होता है हमारा
रेट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट से और डिवाइड होता है 100 से। तो ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट का जो 4th क्लास में हम फॉर्मूला पढ़ रहे हैं ये वही है। उसके बाद एरिया तो अलग अलग चीज़ों का होता है, पाई आर स्क्वायर। मेरे हिसाब से तो ये सर्कल का एरिया, बाकी पता नहीं इन्होंने क्या करा है। ये वॉल्यूम में भी पाई आर 2। अच्छा, तो इस तरीके से यहाँ पर सारे फार्मूलाज लिखे हुए हैं, जिनको आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद इवैल्यूएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। 1 मिनट, ये था क्या? चैप्टर 2 स्टार्ट हुआ है जिसमें हमें इन एक्सप्रेशन को एवेलुएट करना है और उनकी हायरार्ची बनानी है। फिल द फॉलोइंग टेबल फॉर द एक्सप्रेशन गिवन बिलो एंड देन एवेलुएट द रिजल्ट। सिंपल एंट्री हैज़ बीन फिल्ड इन द टेबल ऑफ एक्सप्रेशन। उसके बाद हमारा ये ऑपरेटर आ गया, लेफ्ट राइट रिमार्क। लेफ्ट ऑपरेंड इज़ अनएम्बिगुअस, राइट इज़ नॉट। उसके बाद है हमारा यहाँ पे कन्वर्ट द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू कॉरस्पॉन्डिंग सी। उसके बाद व्हाट वुड बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स। अब इस प्रोग्राम का आउटपुट हमें बताना है। 2-3 प्रोग्राम दिए हुए हैं। मेरे हिसाब से तो प्रिंट यहाँ पे सी की वैल्यू आउटपुट में आएगी। यहाँ पर जो प्रिंट एफ के आगे होता है ना मेन, वही होता है आउटपुट। तो यहाँ पर तो ये KLAB सबकी वैल्यू आ जाएगी आउटपुट में। बाकी देखते हैं ये कैसे कराते हैं। उसके बाद है हमारा मेन। उसके बाद टू मशीन लर्निंग विद द हेल्प ऑफ। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, आप करोगे तो आपको सबको समझ में आ जाएगा। उसके बाद हमारा है टू डिसाइड्स विच ऑपरेटर मोस्ट इम्पोर्टेंट यूज्ड फर्स्ट फास्टेस्ट ऑपरेट्स लार्जेस्ट नंबर। उसके बाद इंटीजर कॉन्स्टेंट मस्ट हैव। तो सारे क्वेश्चन आप पढ़ के देख लेना, इतना टाइम नहीं है, बहुत बड़ी वीडियो हो गई है। तो आज हम यहीं पे अपना ये वीडियो ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो गया है। लेसन 1 यहाँ कंप्लीट हो गया। कल हम लेसन 2 स्टार्ट कर लेंगे, डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर। लेकिन अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।